डिस्क्लेमर, हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टोरीज पर आपका स्वागत है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं और किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से मेल नहीं खाते। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या प्रथा से समानता प्रतीत होती है तो ये पूरी तरह संयोग है। कृपया इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में ही देखें। हमारी कहानी किसी भी व्यक्ति की परंपरा, प्रथाओं का अपमान नहीं करती है। ये केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 11, मदहोशी भरी रात। यश जब घर वापस आया तो उसे मीरा ने बताया कि अर्पिता घर के पिछले तरफ बने हट में बैठे हुई है। यश घर के पिछले तरफ चला गया, जहां अर्पिता अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए बैठे थी। अब आगे, यश अब अर्पिता के पास आकर खड़ा हो गया था, लेकिन अर्पिता की आंखें अब भी बंद थी। लेकिन तभी उसे मेल परफ्यूम की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, जिससे उसने अपनी आंखें खोल सामने देखा। यश को अपने सामने खड़ा देख, जो एक सुकून भरी मुस्कान अभी अर्पिता के चेहरे पर आई थी, वो गायब हो गई और वो बिना कुछ उससे बोले अपनी जगह से उठकर जाने लगी। तभी यश की आवाज सुन वो रुक गई। यश ने अर्पिता से कहा, ये क्या रवैया है अर्पिता? ये बोलकर यश ने उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। अब अर्पिता यश की बाहों में थी। अर्पिता ने यश से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, यश मेरा हाथ छोड़िए, हम बाहर है, यहाँ पर सब है, कोई क्या सोचेगा। लेकिन यश ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया और बोला, आगे से कभी मुझे यूं इग्नोर कर मेरे सामने से मत जाना। कुछ बातें तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए कि अपने पति की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। अर्पिता ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अब चाहे अर्पिता अभी यश को अपना नहीं पाए हो, लेकिन यश था तो उसका ही पति। वो इस बात को नकार नहीं सकती थी। और आज अपने पापा का गुस्सा देख वो इतना तो जान गई थी कि कोई इस रिश्ते से नहीं निकल सकती। इसलिए उसने अपने मन ही मन अपने रिश्ते को निभाने का फैसला कर लिया था। यश ने अर्पिता का चेहरा ऊपर की तरफ किया और बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखकर बोला, अर्पिता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार कम्युनिटी फंक्शन में देखा था, तुम तब से ही मेरे दिलो दिमाग में जैसे छासी गई थी। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नाराजगी और उदासी नहीं देख सकता। प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। अर्पिता यश की बातों को सुन पिघलने लगी थी। यश ने अर्पिता को आगे से कुछ ना बोलते देख उसके होंठों को चूमना शुरू कर दिया। अर्पिता ने भी अपने हाथ यश की ब्रॉड चेस्ट पर रख उसकी यूनिफॉर्म के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। यश उसे किस करते हुए दीवार के सहारे लग घास पर बैठ गया और अर्पिता को उसने अपनी गोद में बैठा लिया। वो उसे बेहद ही आराम आराम से किस किए जा रहा था। अर्पिता भी इस एहसास में खोए हुए यश का साथ दे रही थी। उन्हें एक दूसरे में खोए हुए आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन मानो यश तो आज अर्पिता के होंठों को छोड़ना ही नहीं चाहता था। तभी अर्पिता ने उस किस को रोकते हुए अपने होंठों को यश के होंठों से आजाद किया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, यश बस कीजिए, हमें अब अंदर चलना चाहिए, रात हो गई है। लेकिन यश तो आज अर्पिता के सुरूर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। वो वैसे ही अर्पिता को अपनी गोद में लिए खड़ा हो गया और घर की तरफ आ गया। मीरा जो हाल में खाना लगा रही थी, उसने यश की तरफ देखा। यश ने उसे अपनी आंखों से ही बाहर जाने का इशारा किया। अर्पिता यश की बाहों में अपना मुंह छुपाए हुई थी। उसे यश का यूं उसे अपनी बाहों में उठा घर के अंदर लाने में बेहद ही शर्म महसूस हो रही थी। मीरा ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे की और हॉल से किचन की तरफ चली गई। यश अर्पिता को अपनी बाहों में उठा रूम में ले आया और उसे बेड पर लिटाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों से दबा लिया और एक बार फिर से वो उसे किस करने लगा। फिर एक एक कर उसने अर्पिता के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए और उसके बदन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे चूमने लगा। अर्पिता को चेहरा इस वक्त शर्म से लाल पड़ चुका था, जिसे देखते हुए यश ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और अपने भी कपड़े उतार वो अर्पिता के ऊपर आ गया। अर्पिता ने जब यश के नेक बॉडी पर अपने हाथ रखे तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई चट्टान को छू रही है। यश की बॉडी बेहद ही सख्त थी। यश उसके शरीर के हर एक अंग को बेहद ही प्यार से सहला रहा था। अर्पिता यश के हर एक टच से सिहर रही थी। यश ने उसके कोमल वक्षों पर अपने होंठ रख दिए, जिनकी गर्माहट से उसके शरीर में एक कंपन सा दौड़ गया। वो बेहद ही प्यार से उन्हें चूमे जा रहा था। अर्पिता इस एहसास को महसूस कर यश में सिमटे ही जा रही थी। यश अपने हाथों से अर्पिता के निचले हिस्से को सहलाने लगा, जिससे अर्पिता अब बेहद ही बुरे तरीके से कांपने लगी। तभी अगले ही पल अर्पिता की चीख निकल गई। यश अब अर्पिता में अपनी गर्मी को सामने लगा था, जिससे अर्पिता की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। ये एहसास उसके लिए कुछ ऐसा था कि अर्पिता यश को खुद से दूर भी करना चाहती थी और नहीं भी। दर्द के मारे अर्पिता की लगातार चिंखें निकले जा रही थी। उसने रोते हुए यश से बोला, यश बस कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन यश ने अर्पिता की बात का कोई जवाब न देकर अपनी गति को और तेज कर दिया, जिससे अर्पिता अब बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। यश ने जब अर्पिता की चढ़ी हुई आंखों को देखा तो वो उससे अलग हुआ और उसने उसे पानी का ग्लास दिया।
अर्पिता का गला इस वक्त बिल्कुल सूख चुका था। अर्पिता ने पानी पिया और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेट गई। यश ने एक टी शर्ट और लोअर पहना और रूम से चला गया। थोड़ी देर में वो खाने की एक प्लेट लेकर रूम में आया और अर्पिता को उठा उसे खाना खाने के लिए बोला। अर्पिता ने थोड़ा सा खाना खाकर प्लेट को टेबल पर रख दिया। इस वक्त सभी सेटवेंट्स सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। मीरा भी अपने घर चली गई थी। घर में सिर्फ अर्पिता और यश अकेले ही थे। यश ने रूम्स की लाइट को ऑफ किया और एक बार फिर से वो अर्पिता के ऊपर आ गया। अर्पिता अभी सिर्फ यश ही बोल पाई थी कि यश ने एक बार फिर से अर्पिता के होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया और अपने लोअर को उतारकर एक बार फिर अपनी गर्मी को वो अर्पिता के शरीर में उड़ेलने लगा। अर्पिता की चिंखें इस बार सिसकियों में बदल चुकी थी और पूरा कमरा उसकी आवाजों से गूंज उठा। पूरी रात ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। सुबह 4 बजे उन दोनों की आंख लगी। जहां इस वक्त अर्पिता के चेहरे पर थकान थी, वहीं यश के चेहरे पर अर्पिता को पा लेने का सुकून था। उसने सोती हुई अर्पिता के चेहरे की तरफ देखा और उसके फोरहेड पर किस कर वो ब्लैंकेट उठा बेड पर से उठने लगा कि तभी उसका ध्यान बेडशीट पर लगे खून के धब्बों पर गया। तो यश ने खुद को ही डांटते हुए बोला, ओह शीट में कल रात कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। मुझे सोचना चाहिए था कि अर्पिता का ये पहली बार होगा। और एक बार फिर उसने अर्पिता के सोए हुए चेहरे को देखा जो इस वक्त पीला पड़ चुका था। फिर वो उठकर अपने रूम से बाहर चला गया। एपिसोड 12 अर्पिता की चीखें। अगली सुबह अर्पिता की नींद आज थोड़े देर से खुली थी। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। ये पहली बार था जब अर्पिता इतनी देर तक सोई रही। इस वक्त अर्पिता का सारा बदन दर्द कर रहा था। उसने अपने बिस्तर से उठने के लिए अपने पैर नीचे फर्श पर रखे और खड़ी हुई, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चीख निकल गई और वो वापस से बिस्तर पर बैठ गई। उसे अपने निचले हिस्से में बेहद ही दर्द हो रहा था। इस वक्त वो चल सकने की हालत में भी नहीं थी। तभी अर्पिता की चीख सुन मीरा भागते हुए अर्पिता के रूम में आई और अर्पिता को देख उसमें अपनी आंखें नीचे कर ली। दरअसल इस वक्त अर्पिता के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी खुली हुई पीठ मीरा की तरफ थी। मीरा को सारी बात समझते हुए देर नहीं लगी और उसने अलमीरा से एक बेडशीट लेकर अर्पिता को कवर कर दिया। अर्पिता मीरा की इस हरकत से डर गई। उसे लगा कि पता नहीं कौन उसके रूम में आ गया है, लेकिन मीरा को देखकर अर्पिता रिलैक्स हो गई और फिर उसका सहारा लेकर वो वॉशरूम में चली गई। मीरा ने बाथटब को गर्म पानी से भर दिया। फिर अर्पिता मीरा का सहारा ले बाथटब में बैठ गई। मीरा अर्पिता के शरीर में जगह जगह बने निशानों को देखकर हैरान हो गई। अर्पिता नहाकर मीरा की मदद से बाहर आई। अर्पिता अपने कपड़े पहनने लगी तो मीरा ने उसे रोक दिया और उसे सोफे पर बैठने का बोल वो एक ऑइंटमेंट अपने हाथ में लेकर आई और अर्पिता के शरीर पर उसके जख्मों पर लगाने लगी। उसकी नजर जब अर्पिता के निचले हिस्से पर और जांघों पर पड़ी तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। वहां की पूरी स्किन लाल हो चुकी थी और जगह जगह खरोचने के निशान थे। मीरा ने अर्पिता को देखकर बोला, बाईसा आप ठीक तो है ना? इस पर अर्पिता ने मीरा की तरफ देखा और बोली, आपको कैसी लग रही हो काकीसा? अर्पिता के मुंह से अपने लिए काकीसा शब्द सुन मीरा की आंखें भर आई और वो बोली, बाईसा। तभी अर्पिता मीरा से बोली, क्या मैं आपको काकीसा बुला सकती हूँ? तभी मीरा ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, बाईसा मैंने तो पहले दिन से ही आपको अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन आपने मुझ जैसी एक नौकर को काकीसा बोलकर मेरा मान बढ़ा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने जल्दी से अर्पिता को उसके कपड़े पहनाने में मदद करी और उसके लिए खाना लाने के लिए चली गई। यश सुबह 5 बजे ही अपनी जीप के कर राउंड पर चला गया था और अब वो घर आ गया था। उसने देखा कि मीरा अपने हाथों में खाना लिए सीढ़ियों की तरफ ही जा रही थी। तभी उसने मीरा को रोकते हुए पूछा, मीरा, ये आप किसके लिए खाना लेकर जा रही है? मीरा ने यश को देख अपनी नजरें नीचे कर ली और बोली, साहब वो मैं बाईसा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यश ने आगे बोलते हुए मीरा से कहा, खाना मुझे दो। मीरा ने खाने की प्लेट यश के हाथों में दे दी और वहां से चली गई। यश खाना लेकर कमरे में आया तो उसे सोती हुई अर्पिता दिखाई दी। उसने अर्पिता को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अर्पिता के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देखकर यश ने अर्पिता का फोन अपने हाथ में लिया और उस नोटिफिकेशन को देखने लगा। वो कोई व्हाट्सएप मैसेज था। यश ने एक हाथ में खाने की प्लेट पकड़े हुई थी और दूसरे हाथ में अर्पिता का मोबाइल। यश ने जब मैसेज चेक किया तो उस पर रोहन नाम शो हो रहा था। यश ने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, अर्पिता, तुम कैसे मुझे भूल सकती हो? तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? चलो मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा। प्लीज मुझसे बात करो। अर्पिता, आई लव यू। यश ने जैसे ही मैसेज पढ़े तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जोर से चिल्लाते हुए उसने प्लेट और फोन दोनों को ही जोर से दीवार पर दे मारा, जिससे अर्पिता का फोन और प्लेट दोनों ही टूट गए।
अर्पिता यश की आवाज और प्लेट टूटने की आवाज से एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। अपने सामने यश को देख वो हैरान हो गई। इस समय यश बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसका ये रूप बहुत ही खतरनाक था। अर्पिता को अब यश से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसने हिम्मत जुटाते हुए यश से पूछा, यश क्या बात है? यश ने अपनी गुस्से से भरी धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ है? तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? अर्पिता यश को नासमझी से देखने लगी कि तभी यश ने रूम में रखी सेंटर टेबल को उठा जोर से पटक दिया और तेज कदम भरते हुए उसने एक झटके में अर्पिता की बाजू पकड़ उसे दीवार से सटा दिया और बोला, ये रोहन कौन है? रोहन का नाम सुन अर्पिता की आंखें फैल गई और वो यश की तरफ एक बुत बने उसे देखते ही रह गई। यश ने अर्पिता को ऐसे चुप खड़े देख उससे बोला, भागना चाहती हो अपने आशिक के साथ? मुझे यश सिंह राठौर के मुंह पर थूक कर तुम्हें अपने आशिक के साथ भागना है? तो मिसेज यश राठौर, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस जन्म में तो तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छोड़ा सकती। और रही बात तुम्हारे उस आशिक की, तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो उस वक्त को कोसेगा जब वो तुम्हारे प्यार में पड़ा। वैसे क्या पसंद है उसे तुम में? हाँ, तुम्हारे ये होंठ या तुम्हारा ये जिस्म? ऐसा बोलकर यश ने अर्पिता की साड़ी का पल्लू गिरा दिया। अर्पिता ने खुद को कवर करते हुए बोल, यश आप पागल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मुझे बोलने तो दीजिए। लेकिन यश का गुस्सा इस वक्त उसके दिमाग पर हावी था। उसे कहा अर्पिता की कोई बात सुनाई दे रही थी। उसने एक झटके में अर्पिता को बेड पर पटक दिया। अर्पिता मुंह के बल जाकर बेड पर गिरी। इससे पहले वो खुद को संभाल पाती, यश ने उसकी साड़ी को ऊपर किया और अपनी जिस्मानी आग को वो अर्पिता के शरीर से ठंडा करने लगा। अर्पिता की चिंखें पूरे बंगलों में गूंज गई। मीरा के कानों में जब अर्पिता की चिंख सुनाई पड़ी तो उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। यश अपना सारा गुस्सा अर्पिता के शरीर पर निकाल रहा था। इस बार जो यश अर्पित के करीब आया था वो सिर्फ और सिर्फ अर्पिता को दर्द ही दे रहा था। यश के दिमाग में रह रहकर रोहन के मैसेज में लिखे शब्द कि मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा ही आ रहे थे और उसका गुस्सा कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। यश ने अपनी स्पीड बढ़ा अपनी गर्मी को अर्पिता के शरीर में डालना जारी रखा। वही अर्पिता का गला भी चीख चीख कर अब बैठ गया था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अब अपनी आंखों को खोल भी सके। यश ने उसे छोड़ा और बिना उसकी तरफ देखे रूम से बाहर निकल गया। वही अर्पिता बेड पर लेटे हुए बेहोश हो चुकी थी। हैश हैश हैश। अब क्या करेगी अर्पिता? क्या वो यश को उसकी इस हरकत के लिए कभी माफ कर पाएगी? जानेंगे अगली कड़ी में। एपिसोड 13, अतीत की कड़वी यादें। यश बिना अर्पिता की तरफ देखे रूम से बाहर निकल गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके दिमाग में रह रहकर एक ही बात आ रही थी कि अर्पिता उसे धोखा दे रही है। वो अपने दिमाग से ये बात निकल ही भी पा रहा था कि अर्पिता उसे छोड़कर किसी और के साथ भागने का प्लान बना रही थी। अब उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि इसलिए ही अर्पिता ने दिल्ली जाने का झूठ बोला ताकि वो उसे छोड़ रोहन के साथ भाग सके। यश का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था और उसके सामने उसके अतीत की वो कड़वी यादें घूमने लगी जिन्हें वो कभी भी याद नहीं करना चाहता था। उन यादों को याद कर यश की आंखों से आंसू निकल गए और उसके मुंह से निकला, बापू सा। यश के पिता ओम जी आर्मी में ब्रिगेडियर थे और ये उन्हीं का ही सपना था कि यश भी एक दिन एक हाई रैंक्ड ऑफिसर की पोस्ट पर आर्मी को ज्वाइन करे। इसलिए उन्होंने यश के आगे की पढ़ाई के लिए यश का एडमिशन देहरादून आर्मी स्कूल में करवा दिया था। यश अपने स्कूल से हवेली की तरफ जा रहा था। कड़कड़ती धूप उसके सिर पर पड़ रही थी। उसने अपना सिर उठा ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसकी नजर हवेली की छत पर पड़ी, जहां उसे दो आदमी खड़े होकर कुछ बात करते हुए दिखाई दिए। कि तभी यश ने देखा कि कोई छत से नीचे गिर रहा है। वो भागकर उस तरफ गया तो उस आदमी को देख यश की एक चीख निकल गई, बापू सा। और वो फूट फूट कर रोते हुए बापू सा, बापू सा चिल्लाने लगा। यश की चीख पुकार सुन सभी हवेली से बाहर की तरफ आ गए और अपने सामने का नजारा देख उन सभी का कलेजा उनके मुंह को आ गया। यश की शर्ट खून से लथपथ हो गई थी और वो ओम जी को अपनी गोद में लिए रोए जा रहा था। जगदीश जी ने आगे बढ़ अपने भाई को उठाना चाहा तो जय जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए बोला, भाई साहब नहीं रहे। ये सुन शीतल जी वही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। केतकी जी ने उन्हें संभाला। वही बूंदी देवी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जय जी ने आगे बढ़ यश को ओम जी से अलग किया। थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार यश के हाथों करवाया गया। यश उस समय सिर्फ 13 साल का था, लेकिन एक दिन यश ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बापूसा की 13वीं होने के बाद सब रिश्तेदार उनके घर से जा चुके थे। यश अपनी मासा के पास उनके रूम में गया तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कमरे में जय जी ने शीतल जी को अपने गले से लगा वो उनके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। यश एकदम से कमरे के अंदर गया। उसे अपने चाचा का यूं अपनी मां के नजदीक होना बर्दाश्त ही भी हुआ और उसने जय जी को अपनी मां से अलग कर उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया।
जय जी यश को हैरानी से देखने लगे और बिना उससे कुछ बोले वो रूम से बाहर निकल गए। वही शीतल जी ने यश को अपनी तरफ किया और उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया और चिल्लाते हुए बोली, यश तुम पागल हो गए हो, बिना कुछ सोचे समझे तुमने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया। तुम्हारे चाचा सिर्फ तुम्हारे बापूसा के भाई ही नहीं, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। हम दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से साथ में स्टडी करी है। बेटा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यश बिना कुछ बोले अपनी मां सा के कमरे से निकल गया। कुछ ही दिनों में उसने आर्मी स्कूल जाने की बात सभी घर वालों को बताई। शीतल जी उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन यश के फ्यूचर का सोच वो मान गई। यश के आर्मी स्कूल जाने के 1 साल बाद ही जय जी और शीतल जी ने शादी कर ली। यश को जब उन दोनों की शादी का पता चला तो इस बात की नाराजगी उसने कुछ इस तरह जताई कि उसने अपने घर वालों से बात करनी बंद कर दी और कई सालों तक वो घर ही नहीं आया। यश को पहले सिर्फ शक था, लेकिन जय और शीतल जी का शादी का सुन उसका शक यकीन में बदल चुका था कि उसकी मां उसके चाचा के साथ मिलकर उसके बापूसा को धोखा दे रही थी। उसे अपने चाचा और मां सास से अब नफरत होने लगी थी। वो अपने बापूसा की मौत का जिम्मेदार भी जय जी को ही मानता था। उसका स्वभाव भी अब बेहद कठोर और गुस्सैल हो गया था। यश के सभी सीनियर और जूनियर भी बेमतलब यश से बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि न जाने यश का गुस्सा कब फूट पड़े। यश के घरवाले भी उसके इस व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए वो भी यश से ज्यादा बात नहीं करते थे। उसने सोचा था कि वो कभी भी किसी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आएगा, लेकिन जब उसने अर्पिता को दिल्ली के कम्युनिटी फंक्शन में पहली बार देखा तो वो उसमें ही खो गया। अर्पिता का वो खिलखिलाकर हंसना और उसके चेहरे पर आ रहे बालों का उसे परेशान करना, यश को ऐसा लगा जैसे ये सब बातें उसे अर्पिता की तरफ खींच रही हो। लेकिन सिर्फ एक मैसेज की वजह से उसका ये सारा भ्रम टूट गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, अर्पिता तुम भी मेरी माँ की तरह निकली, एक बेवफा औरत जो कभी किसी एक की होकर नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये जिंदगी तो तुम्हें मेरे साथ ही बितानी पड़ेगी। मिसेज राठौर। और किसी को फोन पर मिलने का बोल यश अपनी जीप ले अपने बंगलो से चला गया। यश को जाते देख मीरा भागते हुए अर्पिता के पास चली गई, लेकिन अपने सामने का नजारा देख उसकी चीख निकल गई और वो बोली, बाय सा। उसके सामने अर्पिता अभी भी अपने पेट के बल बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे और सारे कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। वो समझ गई कि अर्पिता किस दर्द से गुजरी है। अर्पिता की हालत देख मीरा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भागकर अर्पिता के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, बाई सा आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? लेकिन बेहोश अर्पिता को कहा मीरा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मीरा ने ग्लास से पानी ले अर्पिता के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे अर्पिता को होश आने लगा। अर्पिता को लगा कि वो यश की बाहों में है। उसने घबरा कर मीरा को झटक दिया और बिस्तर पर पीछे की तरफ होने लगी। तभी मीरा ने उसे पकड़ते हुए बोला, बाई सा मैं हूं मीरा। अर्पिता यश से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने अपनी आंखें उठा जब अपने सामने मीरा को देखा तो वो उसे पकड़ फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसके शरीर में बेहद कमजोरी आ चुकी थी, जिस वजह से उसे फिर से चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। मीरा ने अर्पिता को बेड पर लेटा दिया और उसके कपड़े चेंज करवा कर उसने रूम को साफ किया और नीचे रसोई में जाकर अर्पिता के लिए कमजोरी को दूर करने का काढ़ा बनाने लगी। हैश हैश हैश। क्या अपनी नफरत के चलते यश अपना और अर्पिता का ये खूबसूरत रिश्ता कर देगा बर्बाद? क्या करेगा यश जब उसके सामने आएगा रोहन का सच? एपिसोड 14 रोहन का सच आया यश के सामने। सुनीता जी रसोई में खाना बनाते वक्त अपना फोन हाथ में लिए बार बार अर्पिता को कॉल लगा रही थी, लेकिन अर्पिता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे अब उन्हें अर्पिता की ओर भी चिंता होने लगी। दरअसल जब उन्हें पता लगा था कि यश ने फोन करके अर्पिता के पापा अमर जी को उसके घर बुलाया है, तब उन्होंने प्रिशा से इस बारे में सब पता कर लिया था और अब वो जान गई थी कि अर्पिता अपनी शादी से खुश नहीं है। यश का स्वभाव उन्हें शादी वाले दिन भी कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन अमर सिंह के आगे वो कुछ भी बोल नहीं पाए। तभी नीलम जी किचन में आते हुए बोली, जी वो दाल बन गई क्या? लेकिन सुनीता जी ने नीलम जी की तरफ देखा भी नहीं, वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी नीलम जी ने उन्हें उनके कंधे से पकड़ उन्हें थोड़ा हिलाते हुए बोला, जी क्या हुआ, आप कहाँ गुम हो? सुनीता जी ने चौंक कर नीलम जी की तरफ देखा और बोली, हाँ क्या हुआ नीलम, कुछ बोल रही थी तुम? तभी नीलम जी बोली, जी मैं जानती हूँ आप अर्पिता को लेकर परेशान हो, लेकिन शुरू शुरू में अरेंज मैरिज में कई प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अर्पिता भी धीरे धीरे राठौड़ परिवार में एडजस्ट हो जाएगी। उनकी बात को काटते हुए सुनीता जी नीलम जी से बोली, नहीं नीलम, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह हम दोनों बहनें अपनी अपनी शादियों को अभी तक निभा रही है, अर्पिता भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जिए। जब यश ने आगे बढ़ अर्पिता के पापा से पहल कर अर्पिता का हाथ मांगा था,
मुझे लगा था कि यश मेरी अर्पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन जिस तरह से मुझे प्रिशा से बातें पता चली है, मुझे अपनी बच्ची के लिए डर लग रहा है। इन आदमियों का क्या है, ये तो औरतों को बस अपनी जागीर समझ लेते हैं, अपने मन बहलाने की कोई पसंदीदा चीज। लेकिन मैं हमारी अर्पिता के लिए ये जिंदगी नहीं चाहती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जरूरत पड़ी तो मैं अर्पिता के पापा के खिलाफ जाकर भी अपनी लाडो का साथ दूंगी, लेकिन मैं अर्पिता को दुखी नहीं देख सकती। यश का ऑफिस। यश इस वक्त अपने केबिन में बैठे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया और उसे सैल्यूट कर बोला, जय हिंद सर। यश ने भी उसके सैल्यूट का जवाब देते हुए बोला, जय हिंद, और उसे बैठने को बोला। यश इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था, उसकी आंखें अभी भी लाल ही थी। इस आदमी का नाम गोविंद था और ये एक डिटेक्टिव था, जिसे यश ने अर्पिता और रोहन के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसने यश के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, सर मैंने सब पता लगा लिया है। उस लड़के का नाम रोहन है और वो मैम के साथ ही मास्टर्स कर रहा है। वो दोनों एक ही क्लास में है। यश गोविंद की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे जैसे गोविंद यश को सारी जानकारी दे रहा था, वैसे वैसे यश के हाथ की पकड़ फाइल पर कसते जा रही थी। गोविंद ने आगे बोला, सर वो लड़का काफी टाइम से मैम के पीछे पड़ा है। उसने तो आपकी शादी वाले दिन अपने हाथ की नस काट ली थी, ताकि वो मैम को आपसे शादी न करने के लिए मना सके। लेकिन मैम उसे पसंद नहीं करती, वो ही जबरदस्ती मैम के पीछे पड़ा हुआ है। मैम उसे पसंद नहीं करती। ये सुन यश के हाथ की पकड़ फाइल से छूट गई। तभी गोविंद बोला, सर आप ही पहले आदमी है जो उनकी लाइफ में आए हैं। उनका आज तक किसी भी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं रहा है। यश ने उसे ओके बोला कर रूम से जाने को बोला। गोविंद यश को सैल्यूट कर रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही यश ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अर्पिता को मैंने उस गलती की सजा दे दी जो उसने कभी की ही नहीं। अब कैसे करूंगा मैं अर्पिता का सामना। यही सब सोचकर यश को अर्पिता की चीखें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वही दूसरी तरफ अर्पिता को अब होश आ चुका था और वो एक बेजान सी मूर्त बन अपने बेड पर बैठे हुई थी। मीरा उसे खाना खिला रही थी। तभी यश के कदमों की आहट सुन मीरा अपनी जगह से उठ गई और पीछे मुड़ दरवाजे की तरफ देखने लगी, तो उसके सामने यश खड़ा था। यश को देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो यश को क्या ही बोल सकती थी। आखिर थी तो वो एक मुलाजिम ही। मीरा ने यश को देखकर अपनी नजरें नीची की और कमरे से बाहर निकल गई। अर्पिता की नजर जैसे ही यश पर पड़ी, तो वो बेड से उठकर खड़ी हो गई और यश को देखकर डर के मारे कांपने लगी। यश अर्पिता को देखते हुए धीरे धीरे कदम भरते हुए उसके पास आने लगा। यश को देख अर्पिता अपने कदम पीछे लेने लगी। यश अर्पिता के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और उससे माफी मांगते हुए बोला, अर्पिता मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी नफरत और गुस्से की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मुझे माफ कर दो। यश को ऐसे देख अर्पिता की भी आंखों से आंसू आ गए और वो भी अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गई और यश के दोनों हाथ पकड़ रोने लगी। यश ने उसे कसकर गले से लगा लिया और बोला, मेरी गलती के लिए सॉरी वर्ड कुछ भी नहीं है अर्पिता, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और मैं अपना आपा खो बैठा और वो गलती कर बैठा जिससे मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो अर्पिता। अर्पिता ने यश के चेहरे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बस कीजिए यश, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये ही काफी है। यश ने अपने सिर को अर्पिता के सिर से लगा उसके माथे को चूम लिया। बाहर रूम के साइड में खड़ी मीरा ये सब होते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए वो बोली, भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे, इन्हें हर बुरी नजर से बचाए। हैश हैश हैश। रोहन का सच जान अब क्या करेगा यश उसके साथ, और क्या ये है अर्पिता और यश के प्यार की एक नई शुरुआत। जानेंगे अगली कड़ी में। एपिसोड 15 कुलदेवी मंदिर। अर्पिता यश की बाहों में बेफिक्र होकर सोई हुई थी। तभी यश के फोन की रिंग बजी। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो ये कॉल उसके घर से उसके चाचा जगदीश जी की थी। अपने चाचा की कॉल देख यश ने उनकी कॉल को पिक किया तो सामने से जगदीश जी बोले, यश बेटा कैसे हो तुम? अर्पिता कैसी है? यश ने हल्के से अर्पिता का सिर अपने कंधे से हटाया और तकिए पर हल्के से उसे रख दिया और बेड से खड़े होकर वो रूम में बनी बालकनी में आ गया और अपने चाचा से बोला, जी बोलिए, आपने किस लिए फोन किया? जगदीश जी ने आगे से बोला, वो बेटा तुम्हें और अर्पिता को हमारे कुल देवी के मंदिर जाना होगा। ये रिवाज है बेटा, हर नवविवाहित जोड़े को शादी के बाद अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर जाना होता है। इसलिए क्या तुम कल अर्पिता को अपने साथ लेकर हवेली आ सकते हो? यश ने बस हमम जवाब दिया और कॉल को कट कर दिया। तभी उनका दोबारा से कॉल आया और उन्होंने बोला, बेटा वो तुम्हें और अर्पिता को सुबह जल्दी आना होगा।
बिना कुछ खाए, इसलिए कोशिश करना कि सुबह जल्दी आ जाओ। यश ने ठीक है बोलकर कॉल को कट कर दिया। फिर एक बार सोती हुई अर्पिता को देख उसके पास आया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अर्पिता कभी भी भूल से भी मुझसे दूर मत जाना। और आकर उसके बगल में उसे खुद के करीब कर सो गया। अगली सुबह अर्पिता जब उठी तो उसने देखा कि यश आज उसी के बगल में सोया हुए था, वरना वो और दिनों की तरह इस वक्त अकेली ही होती है। अर्पिता यश की तरफ मुड़ी और उसे गुड मॉर्निंग बोल उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। यश ने भी अपनी बंद आंखों से ही उसे गुड मॉर्निंग विश किया और उसे अपने करीब कर अपनी बाहों में भर लिया। अर्पिता ने यश से पूछा, यश आप आज राउंड पर नहीं गए? यश ने अपनी आंखें खोली और अर्पिता को देख बोला, नहीं, आज हमें हवेली जाना है, अपनी कुल देवी के मंदिर। इसलिए तैयार हो जाओ, हम अभी आधे घंटे में निकल रहे हैं। तुम इसी रूम में नहाकर रेडी हो जाओ और मैं दूसरे रूम में रेडी होकर आता हूँ। अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो नहाने वॉशरूम की तरफ चली गई। अर्पिता थोड़ी देर में ही तैयार होकर बाहर आए। अर्पिता ने लाल रंग की जयपुरी साड़ी पहनी थी। वही यश जब रेडी होकर रूम में आया तो अर्पिता उसे देखते ही रह गई। शादी के बाद अर्पिता ने यश को उसकी यूनिफॉर्म में ही देखा था, लेकिन आज और दिनों के उल्ट यश ने ब्लू कलर का जयपुरी सूट पहना था, जिसमें उसकी रौबदार पर्सनैलिटी देखते ही बन रही थी। अर्पिता बस उसे ही देखे जा रही थी। यश अर्पिता के पास आया और उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोला, अर्पिता कहाँ ध्यान है, चलो हम लेट हो रहे हैं। अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों ही हवेली की ओर निकल गए। अभी सुबह के 6 ही बजे थे। अर्पिता और यश हवेली पहुंच चुके थे। उन दोनों ने देखा तो सभी तैयार होकर उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। अर्पिता ने आगे बढ़ सभी का आशीर्वाद लिया। शीतल जी ने अर्पिता को अपने गले से लगा लिया और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। शीतल जी ने अर्पिता को उनके बेड पर रखा हुआ लहंगा दिया और अर्पिता को तैयार होने का बोल वो रूम से बाहर आ गई। आंचल ने अंदर आते हुए अर्पिता की तैयार होने में मदद करी। अर्पिता जब तैयार होकर बाहर आई तो यश की नजरें जैसे अर्पिता पर ठहर सी गई। लाल राजस्थानी लहंगा, उस पर लाल चूड़ा, माथा पट्टी और गहनों से लदी हुई अर्पिता बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। और जो चीज उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी वो था उसका आकर्षक फिगर। यश ने आगे बढ़ अर्पिता की कमर को उसके दुपट्टे से ढक दिया और अर्पिता का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाहर ले गया। यश का अर्पिता को यूं सबके सामने उसका हाथ पकड़ ले जाते हुए देख बूंदी देवी ने कुर्ते हुए बोला, ये आजकल की बिंदनियों को जरा लाज शर्म नहीं रह गई है। इस पर जय जी ने अपनी मां बूंदी देवी को टोकते हुए बोला, मां सा इसमें अर्पिता ने क्या किया है? आप क्यों उस बच्ची के पीछे पड़ी है? हम सभी ने और आपने भी देखा कि यश उसका हाथ पकड़ उसे बाहर लेके गया है। आपके इन्हीं तानों की वजह से यश अर्पिता को अपने साथ ले गया। पहले अर्पिता के चलते एक आस थी कि यश हवेली आता रहेगा, लेकिन आपके इन्हीं तानों की वजह से हमारी ये आस भी टूट गई है। अब बस कीजिए, आप क्या चाहती है कि यश इस हवेली में कभी अपने कदम नहीं रखे? मां सा आप समझती क्यों नहीं है, सिर्फ अर्पिता ही है जिसकी वजह से हमें हमारा पुराना यश वापस मिल सकता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अब कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि यश हम सबसे नाराज होकर यहाँ आए ही नहीं। और वो ऐसा बोल वहां से चले गए। बूंदी देवी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। तभी शीतल जी ने आगे आकर उनसे बोला, वो मासा इनका ये मतलब नहीं था। लेकिन बूंदी देवी ने उन्हें अपने हाथ दिखाकर चुप होने का इशारा किया और बोलने लगी, पता नहीं क्या जादू किया है इस बिदनी ने, जो पहला महारा यश और अब महारे बेटे को भी अपनी तरफ कर लिया, जिसने आज तक महारे ते कभी ऊंची आवाज में बात को ना की। वह महाने इस कल की आई छोरी के लिए इतना सुनाकर चला गया। शीतल जी ने अपना सिर नामे झटक दिया और वो भी बिना उनसे कुछ बोले वहां से चली गई। यश ने अर्पिता को अपनी कार में बैठा दिया। अर्पिता यश से अपना हाथ छुड़ा के बोली, यश ये आप क्या कर रहे हैं? यूं सबके सामने मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? यश ने अर्पिता का गुस्से से फुला हुआ मुंह देखा तो वो हंसते हुए उससे बोला, क्योंकि तुम मेरी हो और मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर यश ने अर्पिता के गाल पर एक बेबी किस दे दी। अर्पिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही उन्हीं के पीछे आ रही आंचल ने यश की ये हरकत देख ली थी। उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और खुद से बोली, यार मैं हमेशा ऐसे टाइम पर ही क्यों इनके सामने आती हूँ? यकीन नहीं होता कि ये यश भाई सा है। सही कहते हैं सभी की शादी के बाद अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। आंचल भी यश और अर्पिता के साथ आकर उनकी कार में बैठ गई। फिर सभी घरवाले मंदिर की ओर निकल गए। मंदिर का रास्ता कच्चा था और वो मंदिर जंगल के अंदर था। थोड़ी ही देर में वो सभी मंदिर पहुंच चुके थे। अर्पिता अपना भारी भरकम लहंगा उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लहंगे के साथ चलने में दिक्कत हो रही थी। यश ने जब अर्पिता को अपने लहंगे के साथ स्ट्रगल करते देखा तो उसने जल्दी से आगे बढ़ अर्पिता को अपनी गोद में उठा लिया।
ये देख एक बूंदी देवी अर्पिता को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। और जैसे ही कुछ कहने को हुई तो जय जी ने पहले ही अपनी उनकी तरफ देखकर उन्हें अपनी आंखों से ही चुप रहने का इशारा कर दिया। बूंदी देवी इस वक्त सिर्फ अपने मन में कुलती रह गई। यश ने जैसे ही अर्पिता को अपनी गोद में उठाया तो अर्पिता ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और बोली, यश आप क्यों मुझे बार बार सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं? बस कीजिए, यश ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा। अर्पिता तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही समझाया था ना कि मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुनती नहीं हो। अर्पिता भला उसके आगे क्या ही बोलती। उसने अपनी नजरें शर्म के मारे नीचे कर ली। वही शीतल जी जय जी से बोली, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। यश अर्पिता के साथ एक अलग ही इंसान बन जाता है जैसे वो पहले था। खास मेरा यश मुझे वापस मिल जाए। वो अपने जिस बापूसा की वजह से अपनी माँ से नफरत करता है, मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके बापूसा की सच्चाई कुछ और ही थी। जय जी ने शीतल जी के कंधे पर हाथ रख उनसे बोला, सब ठीक होगा, सब कुछ वक्त के हाथों छोड़ दो, बस तुम थोड़ा सब्र करो। तभी केतकी जी और जगदीश जी भी गाड़ी से सामान निकल उनकी तरफ आए और यश और अर्पिता की तरफ देखकर बोले, लगता है मौसम सुधर रहा है। और फिर चारों हंसते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ मंदिर में आ गए। हैश 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 कैसा रहेगा यश और अर्पिता का ये प्यार भरा सफर और क्या है यश के बापूसा ओम जी की सच्चाई जिससे यश है अनजान, जानेंगे अगली कड़ी में। एपिसोड 16 नए चेहरे। इस वक्त पूरा राठौड़ परिवार अपनी कुल देवी के मंदिर में एक साथ था। सारा परिवार जहां यश और अर्पिता को एक साथ देखकर खुश होकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे थे, वही सिर्फ बूंदी देवी ही थी जिनकी नजरों में अर्पिता अब खटक चुकी थी। अब आगे यश ने अर्पिता को अपनी गोद से उतार दिया और अपनी कुल देवी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अर्पिता ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर कुल देवी के आगे अपना सिर झुका दिया। पंडित जी ने अर्पिता और यश को आशीर्वाद दिया और सबको पूजा की विधि बताते हुए पूजा शुरू कर दी। बाकी सभी घरवाले भी बैठकर पंडित जी के द्वारा बताई गई विधि से पूजा करने लगे। थोड़ी देर में पूजा संपन्न हुई। फिर कुल देवी को भोग लगाकर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और वही एक पेड़ के नीचे बैठकर सभी सुबह का नाश्ता करने लगे। आंचल इस वक्त अपने पूरे परिवार को और सुबह के नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रही थी कि तभी वहां 3 गाड़ियां आकर रुकी। सबने जब उन गाड़ियों की तरफ देखा तो सब जान गए कि ये किसकी गाड़ियां है, इसलिए उन्होंने उस और ध्यान न देकर अपने खाने के ही तरफ ध्यान देने लगे। उनमें से एक गाड़ी में एक 70 से 80 साल के एक बुजुर्ग निकले जिनका नाम रघुवीर राठौड़ था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें और सिर पर पगड़ी, धोती कुर्ता और हाथ में एक सिल्वर की छड़ी थी। वही दूसरी गाड़ी में से 2 लड़के उतरे, जिनमें से एक लड़का यश की ही उम्र का था। देखने में वो दोनों ही बेहद हैंडसम थे। जो लड़का यश की उम्र का था उसका नाम था पृथ्वी और दूसरा लड़के का नाम था शौर्य। तभी आखिरी गाड़ी से शीतल जी की ही उम्र की एक औरत निकली जिनका नाम संध्या था और उन्हीं के साथ एक आदमी जो जय जी की ही उम्र के थे और उनका नाम था नागेंद्र। संध्या की नजर जब अपने सामने बैठे यश और अर्पिता पर गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नजर शीतल जी से जा मिली, जिनकी आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। तभी संध्या ने शीतल जी की तरफ अपने हाथ के इशारों से पूछा कि ये यश की पत्नी है। इस पर शीतल जी ने सबसे नजरें चुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी संध्या जी के पीछे से नागेंद्र बोले, कितनी बार बोला है अपने दुश्मनों से बात मत किया कर। संध्या बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। तभी पृथ्वी की नजर अर्पिता पर गई और वो अर्पिता की तरफ बिना अपनी पलकें झपकाए देखने लगा। तभी शौर्य उससे बोला, भाई साहब अपनी नजरों पर काबू कीजिए, आपको पता है ना जिसकी बीवी को आप देख रहे हो उसकी खोपड़ी थोड़ी सेट की हुई है। इस पर पृथ्वी अपनी आंखों में यश के लिए नफरत लिए बोला, अरे मैं तो ये देख रहा हूँ, आखिर इस बैलगाम घोड़े की लगाम किसके हाथों आई है। तभी रघुवीर राठौड़ ने एक नजर पृथ्वी पर दी और आगे चल दिए। तभी शौर्य और आंचल की नजर आपस में मिली और आंचल ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। उन लोगों के आने की वजह से वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। सभी के ही चेहरों पर से मुस्कान जैसे गायब सी ही हो गई थी। अर्पिता भी सब कुछ नोटिस कर रही थी। तभी यश ने सबको चलने का बोला और सभी वहां से गाड़ियों की तरफ जाने लगे। तभी आंचल ने वॉशरूम जाने का बोला और थोड़ी देर आती हूं बोलकर वहां से चली गई। आंचल एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई कि तभी उसे किसी ने अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। आंचल ने देखा तो वो शौर्य था। शौर्य उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, अब कितना तड़पियोगी। आंचल ने खुद को शौर्य की पकड़ से आजाद करने की कोशिश करते हुए बोला, शौर्य क्या कर रहे हो, अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो यही हमारी समाधि बन जाएगी, छोड़ो मुझे। इस पर शौर्य ने अपनी पकड़ आंचल पर और मजबूत करते हुए बोला, तुम इतना क्यों डरती हो सबसे, मैं हूं ना। और आंचल का मुंह अपनी तरफ कर उसके होंठों को चूमने लगा। आंचल भी शौर्य का साथ देते हुए उसे चूमने लगी।
कि तभी केतकी जी की आवाज आंचल के कानों में पड़ी, जो उसे बुला रही थी। आंचल ने एक झटके में शौर्य को खुद से दूर किया, जिसकी वजह से शौर्य खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे पतों पर गिर गया। आंचल ने एक नजर शौर्य को देखा और उससे सॉरी सॉरी बोलते हुए वहां से भाग गई। वही शौर्य आंचल को ऐसे डर के भागते हुए देख हंसने लगा और वही पत्तों पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर हंसते हुए बोला, पागल लड़की। आंचल भागकर केतकी जी के पास गई तो केतकी जी उससे बोली, इतना टाइम कहाँ लगा दिया, चलो सब वेट कर रहे हैं। आंचल हाँ बोलकर अपनी मम्मी के पीछे चल पड़ी। फिर सभी वहां से हवेली की तरफ निकल गए। हवेली में अर्पिता अपने कमरे में थी और यश भी बालकनी में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्पिता अपने कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर आई तो उसे अपने बेड पर लेटेस्ट आईफोन रखा हुआ मिला। अर्पिता ने यश की तरफ देखा तो वो अभी भी किसी के साथ कॉल पर था। अर्पिता समझ गई थी कि ये उसके लिए ही है। अर्पिता ने फोन उठा कर देखा तो यश ने बालकनी से रूम के अंदर आते हुए बोला, कैसा लगा तुम्हें? अर्पिता ने यश की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, बहुत अच्छा मेजर साहब। अर्पिता के मुंह से अपने लिए मेजर साहब शब्द सुन यश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अर्पिता को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया और बोला, एक बार फिर से बोलना जो तुमने अभी बोला। इस पर अर्पिता ने शर्माते हुए यश से अपनी नजरें चुराते हुए बोला, मेजर साहब। यश ने अर्पिता के माथे को चूम कर उसे गले से लगा लिया। तभी अर्पिता ने यश से पूछा, यश वो लोग जो आज सुबह मंदिर में आए थे, वो लोग कौन थे? अर्पिता का ये सवाल सुन यश के चेहरे पर जहां अभी मुस्कान थी वही अब उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अर्पिता को खुद से अलग कर अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, अर्पिता तुम्हें उन लोगों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अर्पिता यश की आंखों में आए गुस्से को अच्छे से देख पा रही थी, इसलिए उसने यश की ओर देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। यश ने फिर से उसे अपने गले से लगा लिया। हैश 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 कौन थे वो लोग जो मंदिर में थे और यश क्यों नहीं चाहता कि अर्पिता उनके बारे में जाने? जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू। एपिसोड 17 घर की रौनक। इस वक्त अर्पिता यश के बेहद करीब थी। यश अर्पिता के करीब होने से अपने अंदर उमड़े जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अर्पिता की चीन को पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर उसके होंठों को चूमने लगा और अपने हाथ को उसके शरीर पर फिराने लगा। अर्पिता समझ गई थी कि यश आगे क्या करने वाला है, लेकिन यश के किस करते ही अर्पिता के जहन में वो रात आ गई जब यश ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसे फिर से उसी दर्द का एहसास होने लगा। उन पलों का याद आते ही अर्पिता ने खुद को यश से छुड़ाया और उससे 2 कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। यश अपनी आंखें बंद किए अभी भी उसी पोजीशन में ही खड़ा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और अर्पिता को देखा तो अर्पिता इस वक्त सहमी हुई सी अपना सिर नीचे किए हुए अपनी साड़ी को कसकर पकड़े खड़ी थी। अर्पिता को ऐसे खुद से दूर होते देख यश समझ गया कि अर्पिता के मन में क्या चल रहा है। उसे इस वक्त खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और अर्पिता से बोला, मुझे माफ करना अर्पिता, अब मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। और ऐसा बोल वो रूम से बाहर निकल गया। यश के जाते ही शीतल जी कमरे में आए और अर्पिता को ऐसे एक जगह पर यूं सहमे हुए खड़ी देख उन्हें अर्पिता के लिए बुरा लगने लगा। दरअसल जब यश अर्पिता से माफी मांगते हुए वो सब बोल रहा था तो उस वक्त शीतल जी उनके रूम की तरफ ही आ रही थी, लेकिन यश की बातें सुन वो बाहर ही दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उन्हें यश पर गुस्सा भी आ रहा था। वो सोच रही थी कि यश ने जरूर अर्पिता के साथ कुछ गलत किया है। वही अगले ही पल वो इस बात से हैरान थी कि यश अर्पिता से माफी मांगते हुए उसकी मर्जी को अहमियत दे रहा है। शीतल जी ने अर्पिता के पास जाकर उससे बोला, अर्पिता। अर्पिता अपना नाम सुन अपनी सेंस में आई तो सामने शीतल जी को देख अपनी साड़ी को सही करते हुए बोली, मां सा आप जी बोलिए। अर्पिता को यूं हड़बड़ाते देख शीतल जी ने उसे उसके कंधे से पकड़ बेड पर बैठाते हुए बोला, अर्पिता बेटा वो कल होली है, शादी के बाद तुम्हारा पहला त्योहार है बेटा, मैं नहीं चाहती कि होली वाले दिन हवेली की रौनक यहाँ से जाए। इसलिए अर्पिता शीतल जी को नासमझी से देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि शीतल जी क्या कहना चाहती है। शीतल जी ने मुस्कुराते हुए अर्पिता के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और बोली, मतलब यश और तुम बेटा, इस हवेली की रौनक तुम और यश ही तो हो। अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो फिर हम किस लिए ये त्योहार मनाएंगे? मेरे बच्चों के बिना तो मेरे सारे त्योहार फीके हैं। इसलिए बेटा क्या तुम यश को यहाँ रहने के लिए मना सकती हो? अर्पिता नहीं जानती थी कि क्यों यश के घर वाले उससे सीधे बात नहीं करते थे और उसका उसके माँ और पापा के साथ कैसा रिश्ता था, लेकिन अर्पिता ने कभी भी उसे अपने पापा या माँ से बात करते हुए नहीं देखा था। देखा जाए तो उसने यश को घर में किसी से भी बात करते नहीं देखा था, सिवाय उसके चाचा जगदीश जी के।
अर्पिता अपनी सोच से बाहर आए और शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, जी माँ सा, मैं उनसे बात करूंगी। शीतल जी ने ठीक है बोलकर उसे आराम करने का बोल वो रूम से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली में एक शख्स इस वक्त बेहद ही गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसके फोन पर बार बार किसी की कॉल आई जा रही थी। तभी उसने कॉल को पिक किया तो सामने वाले की बात सुन उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया, जिससे अगले ही पल उसका फोन दो टुकड़े में टूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यश सिंह राठौर, तुम क्यों हमेशा मेरे रास्ते में आते हो? क्यों तुम हर बार मेरे सारे काम बिगाड़ देते हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। बस मुझे उस एक कमजोर कड़ी का इंतजार है जो तुम्हें तोड़कर रख देगी। ये शख्स कोई और नहीं, नागेंद्र राठौर था। ये भी राठौर परिवार का ही हिस्सा थे, जो यश के रिश्ते में ताव लगते थे। तभी उस कमरे में नागेंद्र के चिल्लाने की आवाज सुन संध्या जी आई और बोली, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? धीरे बोलिए, बापूसा सो रहे हैं। नागेंद्र ने संध्या जी की तरफ देखा और अगले ही पल उन्हें खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे संध्या जी सोफे पर जा गिरी। और अगले ही पल नागेंद्र ने उनके बालों को खींचते हुए बोला, क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? ये जानना चाहती है ना तू? तू सुन, तेरे उस भांजे ने एक बार फिर से मेरे आदमियों को पकड़ लिया है और मेरे ट्रकों को जब्त कर लिया है। तू जानती भी है मुझे कितना नुकसान हुआ है। ऐसा बोल नागेंद्र ने संध्या जी को छोड़ दिया और बोला, एक तो तेरे बाप ने जबरदस्ती तुझे मुझ पर थोप दिया, जिसका बोझ मैं अभी तक उठा रहा हूं। ऊपर से हर आए दिन ये फौजी मेरे काम में अड़ंगे डालता रहता है, पर मैं भी देखता हूं कब तक। दरअसल केतकी, शीतल और संध्या तीनों सगी बहनें थी और नागेंद्र को हमेशा से केतकी जी पसंद थी, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनकी शादी संध्या जी से होगी। नागेंद्र संध्या जी की तरफ एक नफरत भरी नजर से देखते हुए बोला, अब निकल इस कमरे से, मुझे अपनी ये शकल रात से पहले मत दिखाएओ। संध्या जी अपने आंसू साफ करते हुए रूम से निकल गई। हवेली में अर्पिता इस वक्त रसोई में केतकी जी और शीतल जी के साथ मिलकर गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। वहीं आंचल रसोई की स्लैब पर बैठे हुए शौर्य से फोन पर चैटिंग कर रही थी। इस वक्त केतकी जी अपनी और जगदीश जी की लव स्टोरी अर्पिता को सुनाते हुए बोल रही थी, पता है अर्पिता, हमारी शादी तो मेरी बुआ सा की वजह से हुई है। माँ सा को और हमारे रिश्तेदारों को सभी को हमारी शादी अरेंज लगती है, लेकिन असल में हमारी शादी अरेंज नहीं लव थी। इस पर अर्पिता ने हैरान होते हुए बोला, वो कैसे काकी सा? इस पर केतकी जी बोली, हम सभी एक साथ एक ही कॉलेज में थे। मतलब शीतल जी, जगदीश जी और भाई सा, और वो नागेंद्र। नागेंद्र का नाम अपनी जुबान पर आते ही केतकी जी चुप हो गई। तभी अर्पिता उनकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ काकी सा, बोलिए ना, आप चुप क्यों हो गई? तभी आंचल बोली, मैं बताती हूँ भाभी सा, दरअसल वो लोग जो हमें सुबह मंदिर में मिले थे ना, वो हमारे ही परिवार के हैं। जो बुजुर्ग से आदमी थे ना, उनका नाम है रघुवीर राठौर, और वो और हमारे दादा सा सगे भाई है। उन्हीं के बेटे हैं नागेंद्र, जो हमारी ब्यूटीफुल मासा के साथ उनके कॉलेज में थे और इनसे प्यार करते थे। लेकिन इनकी इस खूबसूरती के दीवाने हमारे बापू सा भी थे, तो उन्होंने नानू सा से बोलकर नागेंद्र ताऊसा की शादी संध्या मासी से करवा दी और खुद माँ सा के साथ मंडप में आकर बैठ गए। लेकिन नागेंद्र ताऊ ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बापू सा पर अभी आंचल इतना ही बोल पाई थी कि यश ने रसोई में आकर अपने हाथ से स्लैब पर रखे बर्तनों को फर्श पर गिरा दिया, जिस वजह से आंचल डर के मारे चुप हो गई और केतकी जी के पीछे जाकर छुप गई। यश ने अपनी गुस्से से भरी आवाज में बोला, मैंने कितनी बार कहा है मुझे उन लोगों का जिक्र अपने घर में नहीं चाहिए, फिर तुम सब ये क्यों भूल जाते हो? और फिर अर्पिता की तरफ देखा, जिसने शीतल जी की बाजू को कसकर पकड़ रखा था। अर्पिता को देख यश उससे बोला, अर्पिता चलो हमें निकलना है, और वहां से चला गया। हैश 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 आखिर क्या है वजह दोनों परिवारों के आपस की दुश्मनी की, और क्या मना पाएगी अर्पिता यश को हवेली में रुकने के लिए? जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू। एपिसोड 18, यश की हाँ। यश गुस्से में रसोई से चला गया। अर्पिता ने शीतल जी की तरफ देखा तो उन्होंने अर्पिता को यश के पीछे जाने का इशारा किया। यश इस वक्त अपने रूम में अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा था, जिसे वो अभी अपनी कार से निकाल कर लाया था। अर्पिता यश के पीछे रूम में आई और रूम का डोर लॉक कर यश की तरफ देखने लगी। यश इस वक्त अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन लगा रहा था। अर्पिता ने आगे बढ़ उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और उसके शर्ट के बटन को लगाने लगी। यश अर्पिता की इस हरकत से हैरान हो गया और अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता अपना सिर नीचे किए यश से बोली, यश। इस पर यश ने आगे से जवाब में बोला, यश क्या हम आज यहाँ रुक सकते हैं? कल होली है, मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है। मैं बेस में जाकर अकेले होली नहीं मनाना चाहती। इस पर यश ने अर्पिता का हाथ अपनी शर्ट से हटाया और उसकी तरफ देखकर बोला, किसने कहा है तुम्हें यहाँ रुकने के लिए? अर्पिता यश की बात सुन सकपका गई और बोली,
मुझे यहाँ रुकने के लिए कौन बोलेगा यश? वो तो मैं ही। यश ने अर्पिता की बात को काटते हुए बोला। वो तो मैं ही क्या? अर्पिता, तुम किसी और को पागल बनना, लेकिन मुझे नहीं। वैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने यहाँ रुकने के लिए बोला है। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम्हें यहाँ रह के होली माननी है? इस पर अर्पिता ने यश की तरफ देखकर बोला, जी, मुझे यहाँ रहकर सबके साथ ही होली मनानी है। इस पर यश ने अर्पिता को देखकर बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हम यहाँ हवेली में रहकर ही होली मानेंगे। यश की हाँ सुन अर्पिता के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आगे अपनी बात जारी रखते हुए यश अर्पिता से बोला, मैं आज रात हवेली नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह तक ही मैं आ पाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें सबसे पहले मेरे सिवा कोई और रंग न लगा पाए। यश की बात सुन अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और यश को उसका वॉलेट और रुमाल पकड़ा दिया। यश ने जब अपने हाथ में अपना वॉलेट देखा तो उसे ध्यान आया और उसने अर्पिता को अपना एक क्रेडिट कार्ड देते हुए बोला, अर्पिता ये तुम्हारे लिए ही, मैं तुम्हें पहले दिन ही ये देना चाहता था, पर मुझे मौका नहीं मिला। इसकी लिमिट 1 लाख तक है। कल त्योहार है, तो तुम्हें जो लेना हो तुम आंचल के साथ जाकर ले आना। इस पर अर्पिता ने यश के हाथ में पकड़े हुए क्रेडिट कार्ड को देखकर यश से बोला, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर यश ने उसके हाथ में कार्ड को रखते हुए बोला, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें इसकी जरूरत है या नहीं। मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तो इसे अपने पास रखो और मुझे कल तुम्हारे शॉपिंग बैग्स इस रूम में दिखने चाहिए। अर्पिता बस यश की तरफ बिना कुछ बोले ही देखे जा रही थी। यश में अपने शूज पहने और अर्पिता को एक किस कर वो रूम से बाहर आ गया। इधर अर्पिता अपने हाथ में पकड़े क्रेडिट कार्ड को लिए हुए खड़ी थी। उसने वो क्रेडिट कार्ड अलमीरा के ड्रॉर में रखा और नीचे आ गई। यश हॉल में खड़े अपने चाचा जगदीश जी से कुछ बात कर रहा था। इस वक्त उन दोनों के ही चेहरे के भाव थोड़े गंभीर नजर आ रहे थे, लेकिन अर्पिता को आते देख उन्होंने चुप्पी साध ली। यश ने एक नजर अर्पिता को देखा और अपनी दादी सा को कल आने का बोल वो वहां से चला गया। सभी घरवाले इस वक्त बहुत खुश थे कि इस बार की होली यश उन सभी के साथ मनाएगा, और वो सब ये भी जानते थे कि ये सब अर्पिता की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तभी शीतल जी ने अर्पिता से बोला, अर्पिता जाओ, तुम जाकर तैयार हो जाओ और फिर ड्राइवर तुम्हें और आंचल को मॉल छोड़ देगा। अर्पिता शॉपिंग करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आंचल को शॉपिंग के लिए एक्साइटेड होता देख वो मॉल जाने के लिए अपने रूम में रेडी होने चली गई। थोड़ी ही देर में अर्पिता ने एक बेहद ही सुंदर रानी रंग का कलीदार सूट पहनकर वो नीचे आई, जो उसके गोरे रंग पर बेहद खिल रहा था। अर्पिता उस सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आंचल ने अर्पिता को देख बोला, सच में भाभी, यश भाई सा ऐसे ही आपके दीवाने थोड़े हैं। जब किसी की ऐसी हसीन और खूबसूरत बीवी हो तो भला कोई कैसे खुद को उसका दीवाना होने से रोक पाएगा। अर्पिता आंचल की बात सुन हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना हर कुछ ही बोलती हो, अब चलो। और फिर वो दोनों ड्राइवर के साथ हवेली से निकल मॉल की तरफ चली गई। रास्ते में कई बार आंचल के मोबाइल पर मैसेज की नोटिफिकेशन आ रही थी, जिसे देखकर अर्पिता आंचल से बोली, आंचल तुम अपना फोन क्यों नहीं चेक कर रही हो सकता है कोई जरूरी बात हो। इस पर आंचल अर्पिता से अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, वो भाभी सा क्या है ना, वो मैंने न्यू नेटवर्क लिया है ना, पुराने वाले नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, इसलिए ये कंपनी वाले ही मैसेज कर रहे हैं, और अपना फोन साइलेंट कर पर्स में रख लिया। दरअसल ये मैसेजेस शौर्य आंचल को कर रहा था, लेकिन आंचल अर्पिता के सामने उसके किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई उसे नहीं दे पा रही थी। अर्पिता ने आंचल की बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया और कार की विंडो से बाहर रास्ते के तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी कार मॉल के बाहर आकर रुकी। अर्पिता और आंचल कार से निकल मॉल के अंदर चली गई और लेडीज सेक्शन में जाकर अपने लिए कपड़े देखने लगी, लेकिन शौर्य उसे बार बार मैसेजेस कर रहा था, जिस वजह से आंचल ने सोचा कि वो एक बार उससे बात कर ले, और फिर अर्पिता को वॉशरूम जाने का बोल वो वॉशरूम की तरफ चली गई। इधर अर्पिता अकेले ही शॉपिंग करते हुए बस कपड़ों को देख रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, अर्पिता। अपना नाम सुन अर्पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। हैश 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 कैसा रहेगा यश और अर्पिता का होली का त्योहार, और किसे देखकर अर्पिता के चेहरे पर स्माइल आ गई। आंचल कब तक छुपा पाएगी अपना और शौर्य का सच, जानेंगे अगली कड़ी में। एपिसोड 19, मुझसे दूर जाने से अच्छा है कि तुम मर जाओ। अर्पिता और आंचल इस वक्त मॉल में शॉपिंग कर रही थी, लेकिन बार बार शौर्य के मैसेजेस आने की वजह से आंचल वॉशरूम के बहाने से वहां से चली गई। अब आगे अर्पिता वुमेन सेक्शन में कुछ कपड़े देख रही थी, तभी उसे किसी ने पुकारा, अर्पिता। अर्पिता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। 6 फीट हाइट, कसा हुआ शरीर, सलीके से सेट किए हुए हेयर और एक व्हाइट शर्ट के साथ डेनिम की जीन्स। उसका लुक किसी मॉडल से कम नहीं था। अर्पिता ने जब उस लड़के की तरफ देखा तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने उस लड़के की तरफ देखकर बोला,
करण तुम यहाँ। जिस लड़के ने अर्पिता को आवाज दी थी उसका नाम है करण प्रताप। अर्पिता और करण पड़ोसी थे और क्लासमेट भी। करण अपनी कॉलेज स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया था और आज इतने लंबे समय के बाद वो अर्पिता के सामने था। करण की नजर अर्पिता पर गई तो वो हैरान होकर उसे देखते हुए बोला, अर्पिता तुम्हारी शादी हो गई। इस पर अर्पिता ने मुस्कुराते हुए करण को जवाब देते हुए बोला, हाँ करण मेरी शादी हो गई है। तुम बताओ कैसे हो तुम? काफी टाइम बाद तुम्हें देखा। अंकल आंटी कैसे है? क्या वो भी तुम्हारे साथ आए हैं? अर्पिता की बात सुन करण के चेहरे पर उदासी आ गई और एक लंबी सांस लेकर उसने अर्पिता से बोला, अर्पिता वो मोम डैड 6 महीने पहले ही मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। वो अब इस दुनिया में नहीं है। करण की बात सुन अर्पिता के चेहरे पर भी उदासी छा गई और उसने करण की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी करण मुझे पता नहीं था। इस पर करण ने अर्पिता के कंधे पर हाथ रख उससे बोला, है इट्स ओके अर्पिता, तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम यहाँ अकेली आई हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? अर्पिता ने करण को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, करण वो अभी अपनी ड्यूटी पर है। ड्यूटी? ओके, डोंट लेट मी गेस, ही इज इन आर्मी। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस ही इज इन आर्मी, मेजर यश सिंह राठौर। तभी अर्पिता बोली, वैसे तुम बताओ करण तुम कब तक हो यहाँ? करण ने आगे से बोला, अर्पिता वो मैं अभी कुछ टाइम के लिए तो हूँ यहाँ अभी। मैं यहाँ चाचा जी के मार्बल्स का बिजनेस देखने आया हूँ। वो दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अर्पिता के फोन पर किसी की कॉल आने लगी। अर्पिता ने जब कॉल पिक करी तो ये कॉल शीतल जी की थी, जो अर्पिता और आंचल को जल्दी शॉपिंग कर घर आने को बोल रही थी। दरअसल जब आंचल और अर्पिता शॉपिंग करने के लिए हवेली से निकले थे तब हवेली में बूंदी देवी नहीं थी और जब वो हवेली आए और उन्हें पता लगा कि आंचल और अर्पिता घर में नहीं है तो उन्होंने शीतल जी पर बहुत गुस्सा किया था। इसलिए शीतल जी उन दोनों को हवेली आने का बोल रही थी। अर्पिता जब शीतल जी से बात कर रही थी तब करण के मैनेजर ने भी आके उसे मीटिंग के लिए बुला लिया था। करण ने अर्पिता को बाय बोला और वहां से चला गया। वही अर्पिता भी आंचल को देखने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और आंचल अभी तक अर्पिता के पास नहीं आई थी। वही दूसरी तरफ इधर आंचल मॉल के पार्किंग एरिया में शौर्य की कार में बैठे हुई थी और शौर्य से उसे जाने देने को बोल रही थी। शौर्य ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं भाभी सा को बस वॉशरूम जाने का बोल कर आई हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, कोई हमें यूं देख न ले। वही शौर्य इस वक्त आंचल की नेक और उसके लिप्स पर किसिस किए जा रहा था। उसे आंचल का उसे यूं बार बार उसे जाने दो बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने आंचल को एक बार में ही खुद से अलग कर दिया और उससे नाराज होते हुए बोला, ये क्या है आंचल, एक तो तुम इतने टाइम बाद मुझसे मिलती हो और जब भी मिलोगी तो बस तुम्हें जाने की जल्दी होती हूँ। मेरा भी तो सोचो कि मैं कितना तड़पता हूँ तुम्हारे बिना। आंचल ने शौर्य को मनाते हुए बोला, शौर्य तुम जानते हो हमारी सिचुएशन। तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हमारे इस रिश्ते के बारे में हमारे घर में किसी को भनक भी लग गई तो कितना खून खराबा हो जाएगा। इस पर शौर्य ने आंचल को अपने करीब करते हुए बोला, आंचल मैं किसी से भी नहीं डरता। मुझे अगर तुम्हें अपना बनाने के लिए किसी को मारना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पर आंचल ने शौर्य के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, और अगर तुम्हारे सामने अपने हो तो क्या तब भी तुम ऐसा ही बोलेगे? इस पर शौर्य ने चुप्पी साध ली। शौर्य को चुप देख आंचल बोली, शौर्य हम जो कर रहे हैं वो गलत है, चाहे तुम नागेंद्र तावसा के गोद लिए हुए बेटे ही हो, लेकिन रिश्ता तो हमारा कुछ और ही है ना, इसलिए। इस पर शौर्य ने आंचल की तरफ देखते हुए बोला, इसलिए क्या आंचल? इसलिए हमें अब अपने रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए। इस पर शौर्य ने आंचल को उसके गले से पकड़ लिया और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, खबरदार आंचल, जो तुमने मुझसे दूर जाने की बात करी तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उन्होंने बेशक मुझे अपना नाम दिया है लेकिन मैं उनका खून नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। और एक झटके में उसने अपना हाथ आंचल की गर्दन से हटा दिया। आंचल इस वक्त शौर्य से काफी डर चुकी थी क्योंकि ये इन 5 सालों में पहली बार था जब आंचल ने शौर्य का ये रूप देखा था। आंचल खांसते हुए अपनी गर्दन को सहलाते हुए बोली, शौर्य तुम पागल हो गए हो, ये क्या हरकत थी, मैं मर जाती तो। इस पर शौर्य ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए उससे बोला, मुझसे दूर जाने से अच्छा है कि तुम मर जाओ। आंचल ने शौर्य से जाने का बोल कार का डोर ओपन किया और उसकी कार से उतरकर वो सीधा लिफ्ट की ओर भाग गई। वही शौर्य ने जोर से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मार दिया। इधर अर्पिता आंचल को कॉल लगा रही थी लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। तभी लिफ्ट से आंचल बाहर आई और अपने सामने अर्पिता को इधर उधर देखते हुए देख वो उसके पास आकर बोली, वो भाभी सा मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी मुझे, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। आपने कुछ पसंद नहीं किया अपने लिए? इस पर अर्पिता ने उसे देखकर बोला,
नहीं, मैं भी बस देख ही रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? इस पर आंचल अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोली। वो भाभी सा, मुझे लगा काफी देर हो गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में भागकर आपके पास आ रही थी। इसलिए शायद पसीने आ गए होंगे। अरे तो आराम से आना था ना। अब चलो घर चलते हैं। मासा का फोन आया था। वो हमें हवेली बुला रही थी। फिर उन दोनों ने अपने लिए एक ड्रेस पसंद करी और उसे लेकर वो हवेली की तरफ निकल गई। हैश हैश हैश। क्या करण का अर्पिता की लाइफ में आना महज एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे था करण का कोई प्लान? और आंचल कैसे करेगी शौर्य के पागलपन का सामना? जानेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। एपिसोड 20 होली के रंग। अर्पिता और आंचल दोनों ही इस वक्त हवेली पहुंच चुकी थी। शाम का वक्त हो चला था। अभी तक केतकी और शीतल जी ने मिलकर गुजिया और होली की बाकी मिठाइयां बना ली थी, और अब वो दोनों रसोई में रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आंचल और अर्पिता भी जल्दी से रसोई में चली गई और उनकी मदद करने लगी। शीतल जी इस वक्त चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। अर्पिता ने शीतल जी की मदद करते हुए उनके साथ चटनी और फिर रोटियां बनाई, और फिर रात का खाना खा सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अर्पिता जब अपने रूम में सोने गई तो उसे पिछली बार का वाकया याद आ गया, जब उसके सही से रूम न लॉक करने की वजह से यश उससे गुस्सा हो गया था। अर्पिता ने जल्दी से अपना रूम अच्छे से लॉक किया और वॉशरूम जाकर अपने कपड़े बदल वो बेड पर सोने चली गई। अर्पिता ने अपने फोन को देखा तो उसके फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। उसने सोचा कि आज पूरे दिन उसकी यश से बात नहीं हुई है और ना ही यश ने उसे आज कोई मैसेज या कॉल किया। उसने यश को कॉल लगाया तो यश का नंबर इस समय नॉट रीचेबल आ रहा था। अर्पिता ने कई बार यश को कॉल किया लेकिन हर बार उसका फोन नॉट रीचेबल ही आ रहा था। अर्पिता अपने हाथ में ही फोन लिए सो गई। अगली सुबह जब अर्पिता की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपने फोन को देखा तो अभी भी उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। अर्पिता के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई, क्योंकि अब वो इस बात को नकार नहीं पा रही थी कि वो यश से प्यार करने लगी है। अर्पिता उठी और नीचे रसोई में चली गई, जहां पहले से ही शीतल और केतकी जी सभी के लिए चाय बना रही थी। अर्पिता ने उन दोनों के पास गई और उनके पैर छूकर उन्हें हैप्पी होली विश किया। उन्होंने भी अर्पिता को आशीर्वाद दिया और उसे नहाकर तैयार होकर आने के लिए बोला। इस पर अर्पिता ने शीतल और केतकी जी को देखते हुए बोला, पर इतनी जल्दी क्यों तैयार होना है मासा, अभी तो 6 ही बजे है। इस पर शीतल जी ने बोला, बेटा हम हर साल होली का त्योहार अपनी पुश्तैनी हवेली रायगढ़ में जाकर मनाते हैं, जहां सभी रिश्तेदार और बिस्नीज पार्टनर आते हैं। इसलिए तुम जाकर तैयार हो जाओ। हम 7 बजे तक नाश्ता खाकर निकल जाएंगे और 11 बजे तक वहां पहुंचेंगे। यश भी वही आएगा। अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम में तैयार होने चली गई। थोड़ी ही देर में सभी हवेली से रायगढ़ के लिए निकल गए। लंबे सफर के बाद वो सभी रायगढ़ पहुंच चुके थे। अर्पिता ने जब रायगढ़ की हवेली देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हवेली बेहद ही बड़ी और काफी बड़ा स्पेस लिए हुए थी। उस हवेली को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राजा की हवेली में आ गई हो। अर्पिता हवेली की खूबसूरती और उस पर की गई कारीगरी को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी आंचल ने अर्पिता के आगे हाथ जोड़कर अपना सिर नीचे किए उससे बोला, पधारिए रानी सा, ये आपका ही महल है। अर्पिता आंचल की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या? इस पर शीतल जी ने अर्पिता के कंधे पर हाथ रख बोला, हाँ बेटा, ये आपका और यश का ही महल है। यश रायगढ़ का राजा है और आप रानी। अर्पिता को इस वक्त न शीतल जी की बात समझ आ रही थी और ना ही आंचल की, इसलिए वो उन दोनों की ही तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी शीतल जी बोली, बेटा हमारे पूर्वज यहाँ के रजवाड़ों के राजा थे, लेकिन आजादी के बाद रजवाड़े खत्म हो गए और हमारे हिस्से सिर्फ रायगढ़ ही रहा। यश के दादाजी को रायगढ़ की गद्दी मिली थी और उन्होंने ही यश को यहाँ का असली वारिस बनया था। और तभी वो सब, और आगे शीतल जी ने चुप्पी साध ली। तभी अर्पिता शीतल जी की तरफ देखकर बोली, वो सब क्या मासा? तभी शीतल जी बोली, वो सब कुछ नहीं, तुम छोड़ो ये सब बातें और चलो। लेकिन अब अर्पिता के मन में कई सवाल घर कर चुके थे कि अगर ये राठौड़ परिवार की संपत्ति है तो यहाँ कोई क्यों नहीं रहता, और कौन है वो लोग जिनका जिक्र करना यश को बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी अर्पिता की नजर हवेली के सामने खड़े यश पर गई, जो किसी से फोन पर बात करते हुए अर्पिता की ही तरफ देख रहा था। अर्पिता ने आज गुलाबी रंग का कढ़ाईदार बेहद ही खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिसमें गोल शीशे लगे हुए थे, जिनका रिफ्लेक्शन यश के चेहरे पर पड़ रहा था। वही यश और जय और जगदीश जी सभी सफेद कुर्ते पजामे पहने हुए थे। आंचल ने भी आज व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वही केतकी और शीतल जी ने बांधनी साड़ी पहनी हुई थी। बूंदी देवी को ये त्योहार पसंद ही नहीं था, इसलिए वो अंदर रूम में चली गई थी। यश को अर्पिता की तरफ आते देख शीतल, केतकी जी और आंचल हवेली के पिछले तरफ चली गई।
जहां जगदीश और जय जी आए मेहमानों को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि होली की तैयारी हवेली के पिछले तरफ ही की गई थी और जगदीश जी कल रात से ही यहां आकर यहाँ का सारा काम देख रहे थे। अर्पिता ने देखा जब यश उसी की ही तरफ आ रहा है तो वो भी यश की ही तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अर्पिता के सामने करण आ गया। करण को देख अर्पिता ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और करण को देखते हुए बोली, करण तुम यहाँ। करण ने अर्पिता की किसी बात का कोई जवाब ना देते हुए अपने हाथों में पकड़े गुलाबी रंग को अर्पिता के गालों पर बड़े ही प्यार से लगा दिया और उसे हैप्पी होली विश किया और बोला, आज ये धरती भी गुलाबी और ये आसमां भी गुलाबी और तुम भी गुलाबी। ये सब देख यश की आंखों से मानो आग निकलने लगी और वो करण की तरफ अपने तेज कदमों से आने लगा। यश करण का कॉलर पकड़ता कि उससे पहले ही अर्पिता यश और करण के बीच आकर खड़ी हो गई और यश के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ बोली, यश मेरी बात सुने। ये करण है, बचपन में हम पड़ोसी थे और क्लासमेट भी। ये अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये बस मुझे रंग ही लगा रहा था। प्लीज आज होली है, गुस्सा मत कीजिए प्लीज। तभी करण के चाचा अजीत प्रताप और जय जी उनके पास आकर खड़े हो गए। जय जी ने यश को करण से मिलाते हुए बोला, यश ये करण है, अजीत के भतीजे। ये अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और अब यही आगे अजीत के बिजनेस को देखेंगे। यश इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। उसकी जलती निगाहें बस करण पर ही थी। उसने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ हवेली के अंदर अपने रूम में ले गया। वही जय जी ने यश के इस तरह यूं सबके सामने अर्पिता के साथ जाने पर बात को संभालते हुए बोला, वो यश और अर्पिता को शीतल बुला रही थी, कुछ अर्जेंट था इसलिए। वही यश ने बाथरूम का डोर ओपन किया और शावर ऑन कर अर्पिता को उसके नीचे खड़ा कर दिया। अर्पिता इस वक्त पानी से भीग रही थी और उसके गालों पर लगा रंग पानी के साथ धुल चुका था। यश अर्पिता के सामने खड़ा हो गया और उसने अर्पिता के साइड दीवार पर जोर से एक पंच मारते हुए बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सबसे पहले सिर्फ मैं ही रंग लगाऊंगा, तो फिर वो कैसे तुम्हें रंग लगा सकता है? यश इस वक्त बेहद गुस्से में था। अर्पिता को पता था कि अगर वो इस वक्त उसे कुछ भी समझाना चाहेगी तो वो बेकार ही होगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और पानी में भीगती हुई यश के कुर्ते की कॉलर को अपने हाथों से पकड़ उसने अपने होठों यश के होंठ पर रख दिए। हैश हैश हैश। धन्यवाद।